नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूटन एकेडमी पे। बच्चों आज अपन बात करेंगे सेल बायोलॉजी को, जो लास्ट क्लास में अपन ने जाना था प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल। आज उससे आगे की बातें करने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि सेल साइज एवं शेप के बारे में पढ़ेंगे, और जो एक टिपिकल प्लांट सेल है उसकी स्टडी अपन करने वाले हैं। तो अपन आज की बात करते हैं। तो आज अपन बातें करेंगे सेल साइज एंड शेप की। सेल साइज एंड शेप की आज अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो कि जो एक सेल होती है उसका शेप एंड साइज किस प्रकार से होगा इसकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेल का साइज एंड शेप है वो डिपेंड करता है सेल टू सेल पे, कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग सेल उसका शेप एंड साइज होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डिफर ग्रेटली सेल साइज एंड शेप। इसका मीनिंग है कि अलग अलग सेल के लिए जो उसका शेप एंड साइज है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं साइज की। अपन बात करेंगे साइज। तो साइज की सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपका माइकोप्लाज्मा है। क्या है माइकोप्लाज्मा? कल अपन ने जाना था कि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक है। क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना बच्चों? 0.3 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका साइज होता है। अब माइकोप्लाज्मा का भी एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पीपीएलओ है इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी साइज होती है 0.01 माइक्रोमीटर। एक मिनट, 0.01 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका साइज होता है। अब नंबर 2 पे अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की। अपन बात कर लेते हैं नंबर 2 पे अपन बैक्टीरिया की मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो जो बैक्टीरिया का साइज है, ये बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब अगली मैं बात करता हूँ टाइपिकली बैक्टीरिया की, या टिपिकल एक बैक्टीरिया की। जहाँ भी नाम के आगे टाइपिकली जुड़ जाता है वहाँ का मतलब होगा एक नमूने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बात आई कि टाइपिकल बैक्टीरिया, तो टाइपिकल बैक्टीरिया का मीनिंग केवल इतना सा है कि जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब जो टाइपिकल बैक्टीरिया है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको एवरेज निकाल के अपन ने एक नमूना बनाया, एक अपन ने टाइपिकल तैयार किया है, जिसके आधार पर अपन क्या करने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका 2 से 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अगली मैं बच्चा बात करता हूँ यहाँ से वायरस की मैं बात करता हूँ। अगली मैं बात करता हूँ वायरस की। वायरस का साइज भी 0.001 माइक्रोमीटर से लेकर 0.02 माइक्रोमीटर तक वायरस का साइज हो सकता है। ये बात हो गई। अब बच्चा मैं बात करूँगा, अगली बात करते हैं अपन आरबीसी की बात करेंगे। तो जो आरबीसी है, सबसे पहले तो बच्चा आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, या बोले तो सेल आरबीसी का पूरा नाम होता है। इसका 7 माइक्रोमीटर क्या होता है बच्चा, इसका डायामीटर होता है। डायामीटर इसका होता है। ये बात हो गई। आगे मैं बात करता हूँ नर्व सेल की। जो नर्व सेल है ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल होती है कौन, नर्व सेल। ये बात हो गई किसकी, साइज की बात हो गई। किसकी बात हो गई, साइज की बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चा शेप की। अपन बात करने वाले हैं। तो आइए अपन जानेंगे किसके बारे में, शेप के बारे में। शेप भी अलग अलग सेल की अलग अलग प्रकार से शेप होगी, और शेप डिपेंड करते किस पे, फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगी, ये मैं कहूँ डिपेंड्स ऑफ सेल फंक्शन।
शेप किस पे डिपेंड करती है? सेल फंक्शन पे डिपेंड करती है कि सेल किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके आधार पे सेल का क्या होने वाला है? शेप होने वाला है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे जानेंगे आरबीसी की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। एक फ़ोटो बना रखी है बहुत प्यारी सी, ये क्या है? एक आरबीसी का शेप है। ये क्या है? आरबीसी का शेप है। आरबीसी का शेप इस प्रकार से होता है। तो मैं इसको बहुत प्यारा सा नाम दूंगा, इसको मैं बोलूँगा राउंड एंड बाई कॉनकैव। राउंड एंड बाई कॉनकैव, ये बात हो गई किसकी? आरबीसी की। नंबर 2 मैं यहाँ से बात करता हूँ डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, इसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसका शेप इर्रेगुलर सा होगा। कैसा होगा? इर्रेगुलर सा शेप होगा। देखो इसका शेप कैसा होगा? इर्रेगुलर। ये शेप कैसा है? इर्रेगुलर इसका क्या है? शेप है। या मैं बोल सकता हूँ इसको अम्बीबॉयड। क्या बोल सकता हूँ? अम्बीबॉयड शेप बोल सकता हूँ। ये देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपन नंबर 3 बात करेंगे मीजोफिल सेल की। मीजोफिल सेल की जो मीजोफिल सेल होती है उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। देखो उसका शेप बच्चों कुछ इस प्रकार से उसका शेप होता है। ये देखो, ये क्या है? मीजोफिल का शेप है। कैसा होगा? राउंड एंड ओवल। कैसा शेप होता है? राउंड एंड ओवल शेप होगा किसका? मीजोफिल सेल का। अगली मैं यहाँ से बात करता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कोलुमनार एपिथेलियल या एपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम सेल की मैं यहाँ से बात करता हूँ बच्चा। तो कोलुमनार सेल कुछ इस प्रकार की सेल होती है। कोलम के जैसी क्या होंगी? सेल होंगी। ये कोलम के जैसी सेल है, या मैं कह दूँ लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो। अगली मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर 5 में यहाँ पे बात करता हूँ नरो सेल की। नरो सेल की अपन बात करते हैं तो नरो सेल की कुछ फ़ोटो इस प्रकार से होती है। ये क्या है अपने पास? नर्व सेल है। ये देखिए, ये क्या है अपने पास? नर्व सेल। तो जो नर्व सेल होती है वो कैसी होती है? या मैं कहूँ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कैसी होती है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कैसी होती है बच्चा? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड क्या होती है? नर्व सेल होती है। अगली अपन बात करेंगे यहाँ पर। अगली बताइए किसकी बात करते हैं अपन? आरबीसी की बात हो गई, डब्ल्यूबीसी की बात हो गई, ये मैं कहूँ मीजोफिल सेल की बात हो गई, नर्व सेल की बात हो गई, कोलुमनार एपिथेलियल सेल की बात हो गई। अब की बार अपन बात करते हैं इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल बात करते हैं। तो जो इलोंगेटेड सेल है वो किस में मिलेगी? ये देखो, इलोंगेटेड प्रकार की सेल मिलती है किसमें? ट्रैकिड्स में। ट्रैकिड्स में मिलती है। किस में मिलती है? ट्रैकिड्स में मिलती है। ये अलग अलग सेल का शेप हो गया। यहाँ से अपन ने साइज को जाना और शेप को जाना। अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंटों की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। अपन कुछ स्पेशल की पॉइंट की चर्चा करते हैं। की पॉइंट ऑफ सेल बायोलॉजी। ऑफ सेल बायोलॉजी। यहाँ पर कुछ स्पेशल की पॉइंटों की अपन क्या करने वाले हैं बच्चा? चर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 अपन बात करूँगा स्मॉलेस्ट सेल। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है? तो बच्चा स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब नंबर 2 पे मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट, नंबर 2 पे मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। विद सेल वॉल, तो इसका आंसर आएगा बच्चा बैक्टीरिया। कौन होती है? बैक्टीरिया होती है। नंबर 3 अपन बात करेंगे यहाँ पे। नंबर 3 बात करते हैं अपन। अगर मैं बात करूं, और ये स्मॉलेस्ट कौन सी सेल है बेटा?
प्रोकैरियोटिक। कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि जो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, तो इसका आंसर आएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। जो स्पाइरुलिना है ये एक प्रकार से सिंगल सेल प्रोटीन है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। 70% से ज़्यादा इसमें प्रोटीन का अमाउंट पाया जाता है। 70% से ज़्यादा इसमें प्रोटीन का अमाउंट प्रेजेंट होता है। अगली बच्चा अपन बात करेंगे नंबर 4 पे अपन बात करते हैं। अपन यहाँ पे नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल सेल। तो ये सेल होगी कौन सी आपकी? मैं बताऊं आपको, प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 5 की, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल सेल। तो इसका आंसर आएगा बच्चा आपके सामने। इसका आंसर है अमीबा। क्या है बच्चा? अमीबा। नेक्स्ट बात यहाँ से मैं करूँगा आपके सामने, जो 6 नंबर बात है वो है स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्लांट सेल। तो ये आपके सामने होने वाली है क्लेमाइडोमोनास, जो अभी तक अपने को न्योन है। हालांकि अभी एक सेल और खोजी गई है, लेकिन जो बुक्स वगैरह में अभी क्या है? क्लेमाइडोमोनास, जिसको अपन अभी जानते हैं। अगली मैं बात करता हूँ नंबर 7। नंबर 7 में यहाँ से बात करूँगा नंबर 7 अपन बात करेंगे लार्जेस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्लांट सेल। तो इसका आंसर है, क्या है बच्चे इसका आंसर? एसिटाबुलेरिया। क्या है? एसिटाबुलेरिया। अब अगली बात करते हैं अपन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो इसका आंसर आएगा बच्चा ऑस्ट्रिच एग। क्या आएगा? ऑस्ट्रिच एग। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कितने नंबर बातें हो चुकी? बात यहाँ पर 8 बात हो चुकी। अगली अपन बात करते हैं 9 नंबर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो आंसर आएगा आरबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। इसका आंसर आएगा बच्चा स्पर्म। अगली अपन बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन फीमेल।
इसका आंसर है बच्चा ओम। अगली अपन बात करते हैं 12 नंबर, बात करते हैं जो थिनेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आएगा टोनोप्लास्ट। कौन सी है? टोनोप्लास्ट। इसके अलावा अपन बात करते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, कि अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? आंसर है स्किन। ये बातें अपनी हो चुकी है, ये सारी बातें अपन ने कर चुके हैं। यहाँ से अपन ने की पॉइंट अपन ने बायोलॉजी के जान लिए। एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर, लॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर, जो लॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, रेमिक फाइबर ऑफ बोही एरिया नोविया। जो नोविया का प्लांट, इसके जो रेमिक फाइबर हैं, ये क्या है? लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फाइबर है। क्या है बच्चा? लॉन्गेस्ट फाइबर है। अब अपन जानेंगे एक टाइपिकल प्लांट सेल को, किस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, इसका एक सिनेरियो अपन यहाँ पर एक सीन तैयार करेंगे कि किस लेवल में अपने को चैप्टर पढ़ना और कैसे कैसे चैप्टर पढ़ना है। तो बच्चों अपन आज जानेंगे, एक नमूना लेके आते हैं। सबसे पहले सर आप बार बार टाइपिकल जोड़ दो, इस टाइपिकल का मतलब समझाओ। टाइपिकल का केवल मतलब इतना सा है, इस टाइपिकल को मैं बोलूँ कि नमूना। जैसे आप बोलते हो कि आपके हिसाब से एक आइडियल स्टूडेंट क्या है, आप बोलोगे सर जो सुबह जल्दी उठता है। जो आइडियल स्टूडेंट में बोला, एक प्रकार से इसको आप टाइपिकल स्टूडेंट भी बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन बताओ। सर सुबह जल्दी उठता हो, उठते अपने माता पिता के पैर छूता हो, छूने के बाद मतलब अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करे, उसके बाद बड़ों से सम्मान से बात करे, खाना टाइम से खाए, हल्का फुल्का नाश्ता करे, स्कूल जाए, अपना होमवर्क करे, गाली गलौज ना करे किसी के साथ, सिंसियरिटी से पेश आए। ये सब क्या है? एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। क्या आप ऐसे स्टूडेंट हो? बोलोगे सर नहीं। तो फिर ये किसके लिए? सर ये नमूने के लिए, कि स्टूडेंट की एक इमेज बेस्ट रहे। इसकी स्टडी अपन कैसे करें, इसलिए एक परफेक्ट कंडीशन, या मैं बोलूँ एक आइडियल कंडीशन डेवलप की गई। इसी को बोलते हैं टिपिकल या टाइपिकली कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लांट सेल को क्या बनाने वाला हूँ? टाइपिकल बनाने वाला हूँ। तो आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पे क्या है? टिपिकली प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल को मैंने क्या बना दिया? टिपिकली प्लांट सेल बना दिया। अब देखो बच्चा, आप अपने दिमाग में एक प्लांट सेल को एज्यूम कर लो, और जिस हिसाब से मैं बताऊं उस हिसाब से उस प्लांट सेल की जो लेयर है उनको आप हटाते जाना। सबसे पहले आपने प्लांट सेल को एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद आपने क्या देखा उसमें? सर हमने क्या देखा? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपने क्या देखा? सेल वाल। सबसे बाहर क्या होती है उसमें? सेल वाल होती है। साहब सेल वॉल को हटाने के बाद क्या बचेगा? सेल वॉल को अगर आप हटा दो तो उसमें बचेगा प्रोटोप्लास्ट। क्या बचेगा बच्चा? प्रोटोप्लास्ट। तो मैं यहाँ से ये बात कहूँगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या है? तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल। सेल माइनस सेल वॉल को आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे से इसको प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये बात मैंने यहाँ से बोल दी। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बच्चा सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को उठाने के बाद क्या बचेगा? उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है? प्रोटोप्लाज्म। और आप यहाँ से ये बात बोल सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। कि आप प्रोटोप्लास्ट में से क्या घटा दो? सेल मेम्ब्रेन को हटा दो बच्चा। तो आप यहाँ से ये बात बोल सकते हो। अब मेरे पास क्या आ गया? प्रोटोप्लाज्म। अब आप इस प्रोटोप्लाज्म को अज्यूम करो। तो अज्यूम करने के बाद
आप जब इसकी स्टडी करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस प्रोटोप्लाज्म के बीचों बीच आपको बच्चा क्या दिखेगा, एक बहुत ही प्यारा सा न्यूक्लियस। क्या दिखेगा, एक प्यारा सा न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस को हमने हटा दिया, न्यूक्लियस को हमने हटाया तो न्यूक्लियस से हटाने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म। क्या दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस आपने हटाया है, इस न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट होंगे। सबसे पहले मैं इसका पार्ट्स की बात करता हूँ। सर इसमें एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या प्रेजेंट होगी, नंबर 2 पे सर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बहुत बढ़िया। नंबर 3 इसमें सर क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होगा। और नंबर 4 की मैं बात करूं तो नंबर 4 यहाँ पर बच्चा एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी। इसको मैं नंबर 3 देता हूँ और इसको मैं नंबर 4 देता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी। ये बात हो गई किसकी, न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बाद है क्रोमेटिन फाइबर और लास्ट में क्या अपना न्यूक्लियोलस। अब बात करते हैं इस साइटोप्लाज्म की। लो आओ बच्चों, अपन जानते हैं इस साइटोप्लाज्म को। ये लीजिए, ये आपका साइटोप्लाज्म है। सर हमारा क्यों, आपका नहीं है? हाँ जी, हम सभी का है। ये तो एक सेल होगी, उस सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो देखो इस साइटोप्लाज्म का जब अध्ययन किया गया, इसकी स्टडी की गई माइक्रोस्कोप से, तो इसमें देखा गया इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट निकल के आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसका, इसमें होता है एक हाइलोप्लाज्म। सर ये हाइलोप्लाज्म क्या होता है, इस हाइलोप्लाज्म का दूसरा नाम है ब्राउन प्लाज्म, या इसका एक नाम हो रहा है, मैं बोलूँ साइटोसोलिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, ये बात हो गई किसकी, हाइलोप्लाज्म की। सर ये होता क्या है, हाइलोप्लाज्म एक ऐसा भाग होता है, इसमें ओनली लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है बच्चा, ओनली लिक्विड पार्ट। सर लिक्विड में तो जल आता है, तो बिल्कुल मैं कब कह रहा हूँ जल नहीं आएगा। इसमें वाटर डिजोल्व सब्सटेंस। एक तो वाटर होगा और कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिजोल्व होंगे। ये प्रेजेंट किस में होगा, हाइलोप्लाज्म में। सर एक बात बताइए हमको, पूछ इसमें क्या सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा? तो मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बताता हूँ कि इसमें सेल ऑर्गेनल है वो क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। सेल ऑर्गेनल का बच्चा हाइलोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सर कहाँ से लेना देना होगा इसका, अभी तेरे को बताता हूँ। देख यहाँ पे जो हाइलोप्लाज्म है इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होते, तो सेल ऑर्गेनल कहाँ होंगे, ट्रोफोप्लाज्म में। ट्रोफोप्लाज्म। सर अभी ट्रोफोप्लाज्म वाली क्या बला है, अभी देख इस बला को सोल्व करते हैं। यहाँ से जो ट्रोफोप्लाज्म है ये एक ऐसा पार्ट है, अगर मैं इस साइटोप्लाज्म में से लिक्विड प्लस डिजोल्व मैटर इन सब्सटेंस इनको सेपरेट कर दूं तो मेरे पास जो मैटर निकल के आएगा या मेरे पास जो बचा हुआ पार्ट निकल के आएगा वो क्या कहलाता है, ट्रोफोप्लाज्म। क्या कहलाता है, ट्रोफोप्लाज्म। इस ट्रोफोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। और क्या प्रेजेंट होगा इसमें बच्चा वैक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। और बता दो क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट होगा। सेल इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होगा। ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी। अब देख सबसे पहले अपन यहाँ पे सेल इंक्लूजन्स की थोड़ा सा जानते हैं। सेल इंक्लूजन्स एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि नॉन लिविंग जो पार्ट है या नॉन लिविंग इसमें बॉडीज है या नॉन लिविंग यूनिट है। नॉन लिविंग कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, देखो इधर
इसके अंतर्गत आपके सामने है, एक तो आ सकता है इसमें स्टोर्ड सबस्टांस। क्या आ सकते हैं? स्टोर्ड सबस्टांस। ये स्टोर्ड सबस्टांस कौन कौन से होते हैं? अरे आपने पढ़ा होगा जीवन में कभी ना कभी, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, और क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। ये क्या है? स्टोर्ड सबस्टांस। अगली मैं बात करता हूँ, अगली बात कर लो। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिक्रेटरी सबस्टांस। जो सिक्रेटरी सबस्टांस है सर, सिक्रेटरी सबस्टांस कौन कौन से होते हैं? तो जो एंजाइम और जो विटामिन्स है ये क्या होते हैं? सिक्रेटरी सबस्टांस होते हैं। लास्ट बात करूँ नंबर 3, नंबर तीसरी बात हो गई अपनी एक्सक्रेटरी सबस्टांस। एक्सक्रेटरी सबस्टांस। सर इसमें एक्सक्रेटरी सबस्टांस में कौन कौन से सबस्टांस आते हैं जो कोई सेल अपने बाहर एक्सक्रेट करती है? जैसे टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, या मैं बोलूँ लेटेक्स हो गया, एल्कलॉइड्स हो गए, टर्पिनोइड्स हो गया, ये सब क्या आते हैं? एक्सक्रेटरी सबस्टांस में आते हैं। और ये सारा का सारा क्या है? नॉन लिविंग है, इसलिए इसको नाम दिया क्या? सेल इंक्लूजियंस। अब अपन बात करते हैं किसकी? सेल ऑर्गेनल्स की। इसकी बात करने से पहले एक साइटोप्लाज्म की छोटी सी बात जान लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है लगभग 7.4 ± 2। 7.4 ± 2 के समथिंग क्या होता है? इसका पीएच होता है। जो एवरेज पीएच इसका कितना होता है? 7.4 पीएच किसका होता है? साइटोप्लाज्म का। कि साइटोप्लाज्म क्या होगा? अब कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म था उसमें से आपने क्या निकाला? न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया? साइटोप्लाज्म बच गया। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। अब नेक्स्ट बातें करते हैं अपन सेल ऑर्गेनल की, इसकी स्टडी और करते हैं अपन यहाँ पे। सर ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल के बारे में मैं बताता हूँ। तो जो सेल ऑर्गेनल है, किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं जो अनेक फंक्शन कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? सेल ऑर्गेनल बोलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल है। लो भाई वन बाय वन इनको क्लासिफाई कर देते हैं अपन। सबसे पहले इनको 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं अपन। नीट लेवल पे इनको 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे, और अगर मैं बात करूँ CSIR नेट की तो वहाँ पर तो इसको 5 भागों में क्लासिफाई करते हैं। देखो सबसे पहला भाग अपन यहाँ से पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। इसके बाद मैं बात करूँगा यूनिमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल की मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? बात करने वाला हूँ। इसके बाद बात करेंगे अपन किसकी? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल की यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो बच्चा तू देखेगा सबसे पहले मेम्ब्रेन लेस। एक कंपनी आई थी पहले, कौन सी सर? RCM। बस RCM की जगह तू नाम याद कर RCN। इस R का मतलब है राइबोसोम। क्या मतलब है? राइबोसोम। C का मतलब है सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम बोल दो इसको, सेंट्रोसोम। और इस N का मतलब है क्या? न्यूक्लियोलस हो गया। इसके अलावा भी 1-2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो जो आपका क्रोमोजोम है, जो आपका क्रोमोजोम्स हैं वो भी कैसा है? मेम्ब्रेन लेस है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो आपकी साइटोस्केलेटल है, साइटोस्केलेटल। इसमें आपका एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट वो आते हैं। एक बात हो रहा है लास्ट में, एक जो आपका इंटरमीडिएटरी जो फाइबर है वो भी इसी में आता है। किसमें? मेम्ब्रेन लेस में। ये बात होगी किसकी? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल की बात हो गई बच्चे। अब देख आगे की अपन बात करते हैं, यहीं पे तू देखता जा।
तू बस देखता जा क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। घबराया मत कर चीज़ों को देख के, इंटरेस्ट क्या कर उनमें, उनसे मोहब्बत क्या कर चीज़ों से, एक लगाव उत्पन्न होगा। लगाव उत्पन्न होने के बाद तेरे को सब्जेक्ट में मज़ा आने लगेगा, और एक बार सब्जेक्ट में मज़ा आने लग गया तो दुनिया की वो मंजिलें, वो सपने जिनको तू चाहता है वो तेरे कदमों में होंगे। बस अगर सपनों को तू अपने कदमों में चाहता है तो उनसे पहले इंटरेस्ट लगाओ, और एक बार लगाओ आ गया तो हार्ड वर्क अपने आप आ जाता है। फिर तेरी बॉडी में पेन नहीं होगा, फिर तू नहीं बोलेगा कि मुझे काम करते तकलीफ होती है, फिर तू बिना तकलीफ के काम करेगा और ऐसा काम करेगा जो दुनिया का सबसे शानदार काम होगा। एक दिन तेरा नाम आएगा कि हाँ भाई, एक यहाँ इस कोचिंग में या इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा स्टूडेंट आया था जो इस प्रकार से पढ़ता था। बस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब किसी के सर चढ़ता है तो एक प्रकार से जुनून सवार होता है, और जब किसी चीज़ का किसी इंसान के ऊपर एक बार जुनून सवार हो, मतलब सवार हो गया, तो ये समझो कि उसमें एक पागलपन आ जाता है कि दिमाग जो माइंड ऑफ स्टेट है एक हाई फ्रिक्वेंसी में सेट हो जाता है, जिसको लोग बोलते हैं अरे ये बच्चा देखो ये तो पागल हो गया। भाई जिनको दुनिया पागल कहती है वही आगे चल के इस दुनिया में एक अलग से अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और उनका अलग से एक नाम और फेम मिलता है। तो इसलिए अपने काम के प्रति पागल बनिए, अपने सपनों के प्रति पागल बनिए। ऐसा नहीं है कि पागल बनने का मतलब पत्थर उठा उठा के मारने से, नहीं, अपने सपनों के प्रति दीवानगी, अपने सपनों के प्रति जो चाहत है, जो मोहब्बत है, उसी को बोला गया है कि अपने काम के प्रति पागलपन। एक बार इसी पागलपन को जो आजकल की भाषा में बोलते हैं फैशन, क्या आ गया फैशन, और आपके अंदर किसी चीज़ का एक बार पैशन डेवलप हो गया फिर तो आपको मज़ा आएगा वो काम करने में। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यूनिमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल की अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। यूनिमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पर अपन बात करेंगे। इसके बाद बोलते इसको गोल्जी बॉडी। इसके बाद बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं बच्चा, लाइसोसोम बोलते हैं। इसके बाद मैं बोलूँगा वैक्यूल, जो वैक्यूल है। इसके बाद जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो भी तो यूनिमेम्ब्रेन है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ माइक्रोबॉडीज़। अब माइक्रोबॉडीज़ कौन कौन सी, एक आ गया आपकी परोक्सीसोम्स, एक आ गया आपकी स्पिरोसोम्स, एक आएगी आपकी ग्लाइऑक्सीसोम, क्या आएगी ग्लाइऑक्सीसोम। ये माइक्रोबॉडी है, ये क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन का काम करेंगी। ये बात हो गई, प्रोटोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया। ये सब क्या है, यूनिमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ये बात यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिए डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। डबल मेम्ब्रेन में एक आता है आपके सामने बहुत प्यारा सा, जो श्वसन में काम आता है, इसका नाम अपन सदियों से जानते हैं। अरे बच्चा क्या है बताओ उसका नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम उसका। क्या करता है सर, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। ये लो जी क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा अपन किसकी बातें करेंगे, इसके अलावा अपन बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की बात करेंगे। ये ले बच्चा क्या, न्यूक्लियस। ये एक तरह चार्ट तैयार हो गया, या मैं कहूँ कुछ यूग्लिनोड्स होते हैं जिनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है और ट्राई मेम्ब्रेन होता है, और जो कुछ डायटम्स होते हैं जिनका क्लोरोप्लास्ट में चार मेम्ब्रेन, टेट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। देख लो आप डबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, वहाँ पहुँच गया 4 मेम्ब्रेन तक चीज़ें पहुँच गई। ये बात किसकी हो गई, सेल ऑर्गेनल की बात हो गई। अब देखो यहाँ तक बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल को। किसको पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल को पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपन ने ये प्लांट सेल का सिनेरियो सेट किया है, इसको अपन 1 बाय 1 कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे, और कंप्लीटली पढ़ने के बाद ये सेल बायोलॉजी आने वाली 3-4 क्लासों में अपन इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद अपन सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। बच्चा नीट के एग्ज़ाम के लिए आपका ओनली 8 या 9 दिन और बचे हैं, तो बस बढ़िया से मेहनत कीजिए। लाइफ में मेहनत के आगे कोई विकल्प नहीं है। लोग कहेंगे कि तुझसे नहीं होगा, अगर उनको तेरे को जवाब देना, तेरे रिश्तेदारों को,
तेरे चाहने वालों को, तेरे दोस्तों को, तुझको अच्छा सा जवाब देना है, तो इसके लिए तेरे को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।